Why do people still hesitate to come into commodities trading as such? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को आई वुड से मिथ है ऐसे कमोडिटी मार्केट को लेकर। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल फील कि कमोडिटी मार्केट एक बहुत ही छोटी मार्केट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट और पूरी कमोडिटी मार्केट टिकी हुई है इस मीन रिवर्जन के बेसिस में। एक बिगनर है जो कमोडिटीज में ऑप्शंस ट्रेड करना चाहता है, तो हाउ टू बिगिन द जर्नी, उसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? जब मैं कमोडिटी मार्केट में एंटर नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि कमोडिटी मार्केट ट्राई करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बिगिनर नोटिस करे तो जितने फैक्टर कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स हम सभी लोग विदाउट इवन ट्रेडिंग हम एनीवेज ट्रैक कर रहे हैं। हम होल्ड का क्या करना चाहिए? क्या हमें होल्ड करना चाहिए? क्या हमें उसको बेच देना चाहिए? इंडिया आज भी पूरे साल भर के अंदर 10 से 20 टन से ऊपर सोना नहीं प्रोड्यूस कर पाता, तो बेचने की बात तो छोड़िए। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। हेलो ट्रेडर्स, आज हम एक बहुत स्पेशल सेशन करने वाले हैं ऑन कमोडिटी ऑप्शंस विद समवन हु इज वेरी मच लव्ड ऑन आवर चैनल एंड हु इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन कमोडिटीज एंड हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। प्लीज वेलकम हिमांशु। थैंक यू सो मच। हिमांशु, आप इतने टाइम से कमोडिटीज में हैं, आई थिंक अबाउट 15 years. यस, ऑलमोस्ट। The first question that I really want to ask you is that, okay, before that, हम ट्रेडर्स लोग का ना एक आदत होती है कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट आ जाते हैं, सो उसके आसपास घूमने की कोशिश भी नहीं करते। तो आई जस्ट कट टू द चेस एंड आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज दैट myth around commodity trading? Why do people still hesitate to come into commodities trading as such? सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। और आपने बिल्कुल सही बोला कि बिल्कुल कट टू द पॉइंट आपने क्वेश्चन पूछा है। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल फील कि कमोडिटी मार्केट एक बहुत ही छोटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट, कोई भी ट्रेडर जो है, बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी जर्नी को कमोडिटी मार्केट से स्टार्ट नहीं करते हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कमोडिटी मार्केट से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही मैंने कमोडिटी मार्केट को बहुत एक्टिवली ट्रैक किया है, ट्रेड किया है। सो रादर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी से, तब उस समय इंडिया में कमोडिटी मार्केट की भी ट्रेडिंग जर्नी उस समय बस शुरू हो रही थी या अभी एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को आई वुड से मिथ है ऐसे कमोडिटी मार्केट को लेकर। पहला, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कमोडिटी मार्केट, आई डोंट नो, आई फाइंड इट वेरी वेरी फनी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। इनफैक्ट कई लोग आके बोलते हैं कि गोल्ड में तो मूव नहीं होता है, कई कई सालों तक मूव नहीं होता था। हाँ, वो तो पिछले 1.5 साल से हो रहा है। तो बहुत मतलब पीपल थिंक दैट इट्स हाईली वॉलेटाइल। मतलब गोल्ड के बारे में ये वाला परसेप्शन है कि गोल्ड बहुत ज्यादा मूव नहीं करता क्योंकि उनके पास पड़ा हुआ है, तो उनको लगता है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते नहीं है। लेकिन कमोडिटी मार्केट को लेकर ये परसेप्शन है, सर वो तो इतनी वॉलेटाइल मार्केट, हम कैसे ट्रेड करेंगे? मैं जनरली ये बात, मतलब अगर किसी ने भी इस चीज को चेक करना हो तो वॉलेटिलिटी का एक बड़ा पैमाना होता है। आप ये चेक कर लीजिए उसमें कितना लीवरेज दे रहा है आपको एक्सचेंज, करेक्ट, या फिर आपको कितना मार्जिन पे करना पड़ रहा है ट्रेड करने के लिए। एब्सोल्युटली। जहां पर इक्विटी में अगर हम इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो अराउंड 12-13% के आसपास का मार्जिन लगता है विच इज ऑन द इंडेक्स। ऑन द इंडेक्स। करेक्ट, देन अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो 15% के आसपास का मार्जिन लगता है। राइट। और अगर सिंगल स्टॉक फ्यूचर को ट्रेड करते हैं तो 17% से लेकर 35% तक का मार्जिन लगता है। एवरेज 20-25 जाता है। एवरेज 20-22% के आसपास का मार्जिन लगता है। यहीं पर अगर आप इतना वॉलेटाइल, आपने अगर गोल्ड को वॉलेटाइल बोला है अभी के लिए, और सिल्वर भी वॉलेटाइल है पिछले कुछ टाइम से, अगर आप अभी भी उसका मार्जिन चेक कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास का आ रहा है। मतलब इतनी एक्सट्रीम वॉलेटाइल मूव में भी वो 12% का आ रहा है, जिस लेवल पे निफ्टी का इंडेक्स ट्रेड होता है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट निफ्टी के लिए चाहिए होता 9x 10x मार्जिन तो गोल्ड और सिल्वर पे मिल रहा है। है। और आई थिंक बाकी कमोडिटीज में तो कुछ और भी ज्यादा है। यस। तो अगर हम एक नॉर्मल डे की बात करूं, जब गोल्ड सिल्वर अपने पीक पे नहीं होता, हाई वॉलेटाइल नहीं होता है, ऐसे टाइम पर मेरे पूरे करियर के अंदर मैंने जो नोटिस किया है, गोल्ड का मार्जिन हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% ओनली। मैक्सिमम 9.5% के आसपास तक वो जाता था। अभी फिलहाल वो 12% के आसपास तक चला गया है। देखिए, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। यस, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, जो करंट आपका अपसाइड मूव आए हैं। लेकिन अदरवाइज जो एक मिथ लोगों के अंदर होता है वो ये होता है कि कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। सो पहला मिथ जो लोगों को ये लगता है कि कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। दूसरा, उनको ये लगता है कि कमोडिटी मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट है। इज इट? क्योंकि गोल्ड का अगर हम एक लॉट देखें तो अगर 1,10,000 रुपए का गोल्ड चल रहा है, 1 किलो की बात कर रहे हैं, तो 1,10,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स को ये बात मालूम ही नहीं है कि गोल्ड के 5 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेड होते हैं। एग्जैक्टली। हमारे चैनल पे तो फिर भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, क्योंकि हमने ऐसी वीडियोस करी हैं जहां पर हमने डिस्कस किया है कि गोल्ड के कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सिल्वर के कितने अवेलेबल है। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि आप गोल्ड 1 ग्राम का फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट। सिल्वर 1 किलोग्राम का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो देयर इज गोल्ड पेटल, देयर इज गोल्ड गिनी, देयर इज गोल्ड मिनी, देयर इज गोल्ड 10 गोल्ड 10 एंड देन बड़े वाला जो गोल्ड मेन गोल्ड है। और अगर इनफैक्ट सिल्वर का भी सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो,
देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स। अगर आप भी कितने टाइम से गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक आपको याद होगा आज से 10 साल पहले एक और गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड HNI। ओके वो 10 किलोग्राम का गोल्ड हुआ करता था। ओके तो तब तो गोल्ड इतना महंगा नहीं था, बट मान लेते हैं कि 30 लाख रुपए का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था, या अगर गोल्ड HNI आज के डेट में एग्जिस्ट करता होता तो वो 10 करोड़ का लॉट साइज होता था। लेकिन वो खैर MCX ने हटा दिया था। लेकिन अभी के लिए आप सोचिए ना, कितना वर्सेटाइल प्रोडक्ट है बहुत कि 1200 के मार्जिन से लेकर आपका 12 लाख के आसपास का मार्जिन तक वो डिमांड। यहाँ हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं 1200 का मार्जिन हम बात कर रहे हैं गोल्ड पेटल का एक लॉट का। और सिल्वर मिनी की अगर हम बात करें, सिल्वर माइक्रो की बात करें, अभी दिवाली धनतेरस के टाइम में मार्केट में सिल्वर शॉर्ट हो गया था, राइट। और आपको पता था सिल्वर के प्राइसेस शार्पली ऊपर जाने वाले हैं। आपको फिजिकल मार्केट में नहीं मिल रहा सिल्वर, आप MCX में परचेज कर सकते थे उसको। करेक्ट। आप MCX में 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते थे, 30 किलो का कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं भी लेना है तो 1 किलोग्राम वाला कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल था वो कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर माइक्रो का। तो So, ये दो मुझे, एक और मिथ है वैसे, बट ये दो मुझे सबसे कॉमन मिथ लगते हैं कि पहला, कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, दूसरा, कमोडिटी मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट। कमोडिटीज मार्केट एक्सपेंसिव तो नहीं है, दैट इज लाइक अ टोटली गिवन। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, कमोडिटीज मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ये इस चीज को कैसे हम कैटर कर सकते हैं कि विद द डेटा कि कैसे बताया जा सकता है कि नॉट रियली वेरी वॉलेटाइल। आप सारे के सारे इक्विटी के फ्यूचर्स जो है या इक्विटी के जो इंडेक्स है, और उसके साथ साथ कमोडिटी के जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उन सबका परसेंटेज मार्जिन निकाल के देख लीजिए कितना चार्ज कर रहा है। तो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं। स्टॉक्स में आपका 30% 35% के आसपास मार्जिन चार्ज हो रहा है, ऑन एन एवरेज 22-23% के आसपास का हो रहा है। सबसे कम 12% का हो रहा है, जो निफ्टी में लगता है, इससे कम मार्जिन नहीं लग रहा है। और कमोडिटीज का इवन गोल्ड सिल्वर का हमारा 9-10% का 9-10% के आसपास ऑन एन एवरेज, जो आज की डेट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के टाइम पर 12% के आसपास का है। हाँ, पिछले कुछ सालों में क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, नेचुरल गैस वॉलेटाइल हो रहा है, जिसकी वजह से उसके मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मेरे ख्याल से ये परसेप्शन ज्यादा नेचुरल गैस की वजह से बनी है, क्योंकि उसके स्टेप्स थोड़े से बड़े होते हैं। तो नेचुरल गैस थोड़ा सा वॉलेटाइल है, 2020 के बाद से क्रूड ऑयल थोड़ा सा वॉलेटाइल है, शायद उसकी वजह से परसेप्शन बनी है, बट अदरवाइज नहीं होता है। या एक रीजन ये भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं सीजनैलिटी की वजह से, तो शायद उसकी वजह से एग्री में सीजनैलिटी आ जाता है। तो हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि नेचुरल गैस की जो वॉलेटिलिटी है वो जनरली ज्यादा रहती है। इट्स अ ग्लोबल कमोडिटी, स्टिल उसमें ऑन एन एवरेज दिन का 4-5% 8% मूव बहुत नॉर्मल माना, बहुत नॉर्मल सी बात है उसको। और क्रूड इज अ ग्लोबल कमोडिटी। कुछ भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाता है, दैट्स द मोस्ट सेंसिटिव कमोडिटी। मुझे भी पहले ऐसा लगता है, जब मैं कमोडिटी मार्केट में एंटर नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कमोडिटी मार्केट ट्राई करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि कमोडिटी में, जैसे आपने क्रूड ऑयल बताया, तो क्रूड को इंपैक्ट करने के लिए तो 3600 कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप नोटिस करेंगे, मुझे आज मैं इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ता हूँ, बैलेंस शीट भी पढ़ता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, न्यूज पढ़ता हूँ, रोज की ग्लोबल न्यूज ट्रैक करता हूँ, लेकिन अगर एक बिगिनर नोटिस करे तो जितने फैक्टर कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम सभी लोग विदाउट इवन ट्रेडिंग हम एनीवेज ट्रैक कर रहे हैं। हम न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको सारे फंडामेंटल कमोडिटी फैक्टर को ट्रैक, कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करने वाले ऑलरेडी आते हैं। कुछ भी सेंट्रल बैंक कर रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, कोई भी यूएस गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर रहा है, वो सारी everything। अगर किसी को कमोडिटी मार्केट सीखनी है, तो मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज ऐसी हैं, उनमें से भी 2 कंट्रीज या रीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएस के डेटा पॉइंट्स को, यूरोजोन के डेटा पॉइंट्स को, यूके, चाइना और जापान, ये 5 कंट्रीज के डेटा पॉइंट को, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूएस और यूरोजोन के डेटा पॉइंट को अगर आप ट्रैक कर लें, और इनमें भी क्या ट्रैक करना है, सिर्फ यहाँ का सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है या इंटरेस्ट रेट्स घटा रहा है। अगर वो इंटरेस्ट रेट घटा रहा है, रादर घटाने की बातें भी छोड़ दें, अगर वो इंटरेस्ट रेट घटाने की बात कर रहा है, तो सारी की सारी कमोडिटीज ऊपर जाएंगी। मतलब फंडामेंटल में क्या डिफिकल्ट है, अगर कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम करने की बातें कर रहा है, आप सारी कमोडिटीज बाय कर सकते हैं। So we are basically talking about only the central bank and some other inventory data maybe। बस आपको और कोई ज्यादा चीजें ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं करता जरूर हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा ज्यादा एफर्ट किसी कंपनी के एनालिसिस करने में जाता है, क्योंकि मुझे उसका इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है, मैनेजमेंट कमेंट्री सुननी है, उनकी फाइलिंग्स कैसी हैं, उनको ऑर्डर्स कैसे मिल रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे दैट कीप मी ऑन माई टोज। लेकिन ये वाली जो चीज है मेरी, मतलब मैं रोज शाम को हर समय दिन में स्कैनेक्स की विंडो खुली रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्कैनेक्स में जाता हूँ, और ये न्यूज सेक्शन के अंदर एक ये है ग्लोबल वाला सेक्शन। जैसे अब यहाँ पर देखिए, रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स परसिस्ट डिस्पाइट न्यू यूके यूएस सैंक्शंस, आईए रिपोर्ट। तो आपको सिर्फ इस न्यूज को क्लिक करना है, इसको पढ़ लेना है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कमोडिटी मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका ये न्यूज फ्लैश है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ग्लोबल फैक्टर्स है, अगर आपने सिर्फ ये ट्रैक कर लिए, ग्लोबल फैक्टर्स हो गए, जियोपॉलिटिक्स हो गई, एनी वॉर,
बस ये सारे मेजर क्लाइमेट, अबे कुछ मेजर कुछ यूजुअल वॉर रोज नहीं होते हैं, मतलब आजकल थोड़े फ्रीक्वेंट हो गए हैं, मेरे लेकिन को उठा के बता देगा कि भाई ऐसा वॉर हो रहा है, वहाँ वो न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं खुद पहुंच जाएगी आपके खुद पास पहुंच वहाँ से। जाएगी। तो आपको सिर्फ अगर ट्रैक करना है तो एज आई सेड अर्लियर, आप सिर्फ टू बिगिन विद आप सिर्फ सेंट्रल बैंक के एक्शन ट्रैक कर लो, और वो भी सिर्फ यूएस का सेंट्रल बैंक ट्रैक कर लो, अगर और कुछ नहीं करना है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज कर रहा है या करने की बातें कर रहा है, ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज ऊपर जाएंगी। अगर वो इंक्रीज करने की बातें कर रहा है या इंक्रीज करने का सोच रहा है, तो ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज नीचे आ जाएंगी। तो इन द सेंस हम बस स्कैनेक्स को, अगर स्कैनेक्स के न्यूज लोगों को भी रीड करते रहे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑल द कमोडिटीज डेटा। आपको, मैं तो बोलूंगा आपको स्कैनेक्स भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सिर्फ ये विंडो खुली रहेगी। अगर आपको यहाँ पर किसी भी कमोडिटी के बारे में या जो कंट्रीज मैंने बताई हैं इनके बारे में कोई न्यूज पढ़ने को मिल जाए या देखने को मिल जाए, बस सिर्फ उसको क्लिक करके पढ़ लेना है, आपको सारी न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा रीडिंग भी जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत। तो बेसिक सी नॉलेज है जो हम इक्विटीज के लिए वैसे ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बस एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ सकता है। आपने इक्विटी की बात करी है, तो रादर जितनी भी हमारी इक्विटीज हैं, ऑलमोस्ट 65 to 70% इक्विटीज इन कमोडिटी से अपनी वैल्यू को डिराइव करती है। इज इट? तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इक्विटी मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मार्केट, देखो मैं तो सब में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए सारी मार्केट्स इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट अपनी वैल्यू कमोडिटी से डिराइव करती है। थिंक अबाउट मन्नापुरम, थिंक अबाउट मुथूट, थिंक अबाउट रिलायंस, अडानी, गोदरेज, किसी भी ग्रुप को उठा के देख लो, उसकी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो है वो कमोडिटी मार्केट पे डिपेंडेंट होती है। तो कमोडिटी मार्केट इज द मदर ऑफ ऑल द मार्केट्स, या मदर ऑफ इक्विटी मार्केट। एनर्जी मार्केट, और आप लगा लो बेस मेटल एंड मे बी सम एग्री कमोडिटीज, सो दे आर द लार्जर पिक्चर ऑफ द कमोडिटीज मार्केट्स। गोल्ड सिल्वर तो शायद बहुत बहुत स्मॉलर मार्केट्स हैं उसके साथ। गोल्ड सिल्वर तो एनीवेज हम सब लोग ट्रैक कर ही रहे होते हैं, कर ही रहे होते हैं, अभी नहीं तो अगले सीजन में, नहीं तो उससे अगले सीजन में घर में किसी न किसी शादी आ रही होती जनरेशनल ट्रैकिंग है है, वो तो हम एनीवेज हम ना चाहते हुए भी गोल्ड को ट्रैक कर ही लेते हैं। और गोल्ड और सिल्वर का बहुत ही पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि सिल्वर भी ऊपर। बस ये देखना होता है कि घोड़ा कौन सा तेज भागने वाला है। करेक्ट, कौन सा ज्यादा तेज भागेगा, और वो भी हम पता कर सकते हैं अगर हम दोनों का कोरिलेशन निकाल लें और ये देख लें कि पिछले एक महीने में किसने अंडर परफॉर्म किया है, पिछले 2-3 महीने में किसने अंडर परफॉर्म किया है, अब दूसरे का रिलेटिव स्ट्रेंथ की एनालिसिस से, बहुत बेसिक। वो तो बस एक को न्यूमरेटर रखना है, दूसरे को डिनोमिनेटर। हमारे व्यूअर्स ने इतनी वीडियोस हमारी देखी है कि वो समझ जाते हैं, इतना तो वो समझ जाते हैं सभी ये लोग हम क्या बात कर रहे हैं। कि क्या करना है। आई वॉन्ट टू कम टू द ऑप्शंस पार्ट ऑफ इट नाउ। सो जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कमोडिटीज मार्केट्स इतने ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, सो शुड यू रेकमेंड और वुड यू सजेस्ट someone to enter into commodities options? जहां हमारे पास इक्विटीज में ऑप्शंस इतने ज्यादा वॉलेटाइल हैं, should we trade commodities options? इफ द आंसर इज शुड वी ट्रेड कमोडिटी ऑप्शंस, तो पहला तो ये है कि अगर आपको ये सोचना है कि आप ऑप्शन ट्रेडर बनना भी चाहते हैं नहीं बनना So yes, if I come to commodities, if I come to options market, I want to become the options trader. तो कमोडिटी मार्केट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस सारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं जहां पर आप कोई ट्रेंड नोटिस कर लेते हो, जहां पर जो हमें गेम समझ में आ जाए। हाँ, जो गेम समझ में आ जाए, एज इन जहां पर आपको वहां का सिस्टम एक समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि रोज सुबह 8 बजे से लेकर 8:15 तक बारिश होती है, आपको गेम समझ में आ गई है ना, अब आपको इसको बेट करना आसान रहेगा। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एंड फॉर दैट मैटर ब्रॉडली बहुत सारी कमोडिटीज की एक आदत होती है। आप मुझे बात बताइए, कोई एक शेयर है, फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर मल्टीफोल्ड हो गया था, कोचिन शिपयार्ड का हो गया था, मैचडॉक का हो गया था। क्रूड का प्राइस आज चल रहा है या फिर नेचुरल गैस का प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस आप उठा के देख लीजिए, एक शेयर का प्राइस 5 गुना हो जाता है। डॉलर का प्राइस चल रहा है 80 रुपए, क्या वो 400 रुपए का एज्यूम कर सकते हो कितनी जल्दी हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। कंट्री बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगा, कंट्रीज बैठ जाएंगी। ठीक उस तरीके से क्रूड ऑयल, एज्यूमिंग कि कोई वॉर नहीं चल रहा है, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है, एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि आपका क्रूड का प्राइस $70 से बढ़ के $350 हो जाए? एब्सोल्युटली नॉट। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। इट हैज टू बी अ मेजर वॉर सिनेरियो। यस, और $80 से गिर के $2 आ जाए, वो भी नहीं हो सकता। और एवरेज अगर अनटिल अनलेस कोई मेजर रिसेशन मैंने ये भी मान लिया कि मान लो रिसेशन आ गया, अब यहाँ पर एक बार में ये हो भी गया, अब यहाँ पर क्या होगा, $80 का या $70 का या $60 का क्रूड अगर गिर के $10 आ गया, इस प्राइस पे सऊदी अरेबिया के लिए वाइबल ही नहीं है क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करना। Absolutely. सऊदी क्यों करेगा प्रोड्यूस? कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, यूएस प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक उस टाइम पे जब क्रूड इतना सस्ता मिल रहा है तो इंडिया, चाइना, जापान ये क्यों बाय नहीं करेंगे? कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ये सब बाय करेंगे। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रही है, प्राइसेस वापस ऊपर चले, उसी क्लियरिटी आ जाएगी। प्राइसेस अगर ऊपर चले गए, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए $300 हो भी गया, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन स्टिल मान लेते हैं कि एक बार को हो भी गया,
ऐसे टाइम पर जितने भी यूएस की शेल कंपनीज है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, They will try to sell. बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। प्राइवेट कंपनीज है, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड इंडिया क्यों कंज्यूम करेगा? इंडिया बोलेगा कि हम चलते हैं रिन्यूएबल की तरफ, राइट। वो अपना फोकस शिफ्ट कर देगा। हम सब लोग जब अपने कमरे से बाहर जाएंगे, अभी भी हम अपनी लाइटें बंद करते हैं, लेकिन तब और ज्यादा पर्टिकुलर हो जाएंगे कि अब हमें लाइट्स ऑन नहीं करनी है, या हमें जितना कम कंजम्पशन कर पाए वो करनी है। डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस वापस नीचे आ जाएंगे। अब ये वो वाला सीन है जो 8 से 8:15 बारिश होती है। Yes. अब आपको ये पता है कि प्राइसेस अगर एक लिमिट के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ से नीचे आना ही आना है, प्राइसेस अगर बहुत नीचे चले जाएंगे तो यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है। इसे कहते हैं मीन रिवर्जन। राइट। और पूरी कमोडिटी मार्केट टिकी हुई है इस मीन रिवर्जन के बेसिस पे, या मीन रिवर्जन के ऊपर। So there is a demand supply factor which are always at work. और कुछ भी ज्यादा कुछ एक्सट्रीम होने लगता है तो these factors come into the economics come into effect. करेक्ट। हमारे व्यूअर्स आज बहुत स्मार्ट है। आई एम वेरी वेरी श्योर एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस क्वेश्चन। अगर कोई पूछता है कि चलो $300 नहीं होता, मान लेते हैं 80 से 90 हुआ, तब तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 300 तो 10 साल में एक बार होगा। लेकिन 90 तो अगले हफ्ते हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा, तब मेरे पास कोई ट्रेड तो नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर अगर वो 80 से 90 भी हो जाता है, तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है पीयूष इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक है हिमांशु इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पीयूष इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कैपेसिटी अगर $80 पे ही परचेज करने की थी, तो 90 पे उनको महंगा लग रहा है, वो भी तो कंजम्पशन कम कर देंगे अपनी। तो किसी न किसी का तो 85 भी महंगा है ना, किसी ना किसी के लिए 90 महंगा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सप्लाई बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो हर एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब अगर क्रूड ऑयल अपने मीन प्राइस से, पिछले कुछ दिनों का जो मीन प्राइस रहा है उससे थोड़ा सा भी नीचे जाएगा अगर ज्यादा, तो यहाँ से डिमांड आ जाएगी। थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम व्यूअर्स को और एक चीज बताना चाहते हैं दैट क्रूड ऑयल इज बेसिकली यूज्ड इन about 15 industries and about 50 to 75 major sectors of the world. तो जो डिमांड सप्लाई की जो हम बात कर रहे हैं, so there is a lot of impact coming from everywhere. So ये तो बात हो गई हिमांशु क्रूड ऑयल की, which is easily comprehensible. हमें उसका गेम समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि उसका एवरीडे लाइफ है, एवरीडे लाइफ में यूज है, उसका इंडस्ट्रियल यूज है। नाउ देयर आर अदर कमोडिटीज लाइक नेचुरल गैस, जिसका शायद हमें इतना ज़्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट इंडिया में नहीं दिखता है, उसको हम यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड नेचुरल गैस मूवमेंट जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है ना। देखो लॉजिक तो वहां पर भी सेम रहेगा। रादर मैं नेचुरल गैस के बारे में बात करता हूँ अभी, लेकिन जो कमोडिटी में सबसे ज्यादा समझ में आती है, तो मैंने जिन 4 कमोडिटीज का नाम लिया, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फॉर दैट मैटर ये बात सच है कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए भी। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जैसे थोड़े से महंगे हो जाएंगे, लोगों को गोल्ड समझ में आता है। गोल्ड अगर एक लिमिट के ऊपर चला जाएगा तो लोग ऑटोमेटिकली 22 कैरेट से गिर के 14 कैरेट पे आ गए हैं। So I just come to gold also simultaneously now that you mentioned कि गोल्ड में हमने एक बहुत मेजर रैली देखी है, ऑलमोस्ट प्राइसेस है मोर देन डबल्ड। तो क्या गोल्ड में भी ऐसी चीज सप्लाई और क्या चीज मीन रिवर्जन काम करती है, और इसमें मीन रिवर्जन आता है, और अगर मीन रिवर्जन आता है तो आया क्यों नहीं है पिछले कुछ महीनों से? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मीन रिवर्जन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, या टेक्निकल में रिवर्सल की डेफिनेशन समझते हैं। टेक्निकल में हम में से ज्यादातर लोग जो अपनी जर्नी नहीं स्टार्ट करते हैं, और ज्यादातर लोगों ने 2020 के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, और ज्यादातर लोगों ने जो नॉलेज लिया आज की डेट में वो यूट्यूब से लिया, करेक्ट, जो कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है आई वुड से। आप पिछले 15 साल से भी ज्यादा टाइम पीरियड से ट्रेड कर रहे हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने बहुत सारी टेक्निकल्स की बुक्स पढ़ी होंगी। यस, हमने बुक से स्टार्ट की। हम तो उस टाइम के जब पीडीएफ भी मुश्किल से डाउनलोड हो पाती थी, तो इंटरनेट भी बहुत बाद में 2G के टाइम पर हम ट्रेड करते थे। सो टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स कहती हैं, जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं, वो ये कहती है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश होकर नीचे आ जाएगी। रिवर्सल का मतलब ये कि जब ये ऊपर चली गई, अब यहाँ से ये ऊपर जाना बंद कर देगी, तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्ट कर जाएगा। राइट। तो गोल्ड में अगर आप नोटिस करेंगे, और ये मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलूंगा, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद एक बार लाइक भी कर दीजिएगा वैसे, लेकिन एक बार यहाँ पर आप गोल्ड के ट्रेंड पे नोटिस कीजिएगा। गोल्ड में आप नोटिस करेंगे वो एक ट्रेंड एक लेवल ऊपर जाता है, उसके बाद वो कई महीनों तक या साल भर वो साइडवेज रहता है। राइट। जब सब लोग इस एसेट को भूल जाते हैं, वो वापस अपनी नई जर्नी स्टार्ट करता है। ये इसका मीन रिवर्जन है, जो यहाँ पर वो टाइम करेक्शन हमेशा शो करता है। तो मैं यहाँ पर व्यू नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मैं क्या सोच रहा हूँ, जब वो राइज कर रहा है उसका मीन भी राइज कर रहा है, उसका मीन राइज कर रहा है, मीन पर आ जाता तो मीन के आसपास वो आ जाता है। एंड एट द सेम टाइम वो टाइम करेक्शन पे ज्यादा बिलीव करता है कंपेयर टू प्राइस करेक्शन पे। यहाँ पर सिल्वर की अगर हम बात करें, जो साथ में पड़ा है, वो सिर्फ टाइम पे बिलीव नहीं करता, वो प्राइस करेक्शन में भी बिलीव करता है। इट्स अ मोर वाइल्डर कमोडिटी, इट्स अ हाइब्रिड कमोडिटी एक्चुअली। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है,
सिल्वर एक प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इंडस्ट्रियल। तो जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो सिल्वर क्रैश कर जाता है, इकोनॉमिक बूम आता है, कोई सेक्टर का बूम आता है तो सिल्वर शूट अप कर जाता है। तो सिल्वर एक वाइल्ड एनिमल है और सिल्वर एक हाइब्रिड मेटल है। आप नेचुरल गैस की बात कर रहे थे, नेचुरल गैस में भी सेम चीज होती है, बस सिर्फ वो थोड़े वाइल्ड मूव ज्यादा दे देती है कि वो रिवर्ट करने से पहले वो आपकी एक बार को आपकी पेशेंस पूरी टेस्ट करेगी। पूरा एक्सट्रीम ऑफ द बैंड, एक्सट्रीम ऑफ द मैन पे जाएगी। तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया जाए तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस 3 पे जाएगी वो। गोल्ड जो है वो +-1 या +-2 पे जाके वापस आ जाएगा, लेकिन नेचुरल गैस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक उसको टेस्ट करती है। और मजे की बात है कि ऑलमोस्ट हर बार करती है और बहुत ही रेगुलर बेसिस, बहुत रेगुलर बेसिस पे करती है। तो मैं इसी थॉट प्रोसेस को यूज करता हूँ अपना ट्रेड जनरेट करने के लिए, ऑप्शन में ट्रेड करने। तो कमिंग टू द ऑप्शन ट्रेड पार्ट ऑफ इट, हम इससे पहले कुछ गोल्ड की जैसे बात कर रहे थे, तो वेयर डू वी स्टार्ट द गोल्ड ऑप्शंस पार्ट, वेयर डू वी स्टार्ट द ऑप्शंस पार्ट? सो आपको एक बिगनर है जो कमोडिटीज में ऑप्शंस ट्रेड करना चाहता है, सो हाउ टू बिगिन द जर्नी, उसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? ठीक है, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है ऑप्शन बाइंग का वो बहुत ही सिंपल है, एंड लिटरली बहुत सिंपल है। सिर्फ मैंने एक छोटा सा चेंज किया उसके अंदर। अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है, उसका पहला दिन है स्टॉक मार्केट में, तो शायद उसको ना पता हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम होता है डाइवर्जेंस। तो जब प्राइसेस और ऑसिलेटर डाइवर्ज करते हैं, ऑसिलेटर बीइंग अ काइंड ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, नॉट अ प्योरली लीडिंग इंडिकेटर बट काइंड ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, तो वो थोड़ा सा जल्दी लीड कर जाता है, वो सिग्नल पहले बता देता है मुझे। अगर कोई बिल्कुल नया है तो उसको नहीं मालूम है, मैं अभी चार्ट पे दिखा दूंगा, बट अदरवाइज अगर किसी को एक हफ्ता भी हुआ स्टॉक मार्केट में तो उसको डाइवर्जेंस पता है। आई थिंक डाइवर्जेंस जो है ना वो पूरे अभी इंडिया में आई थिंक सबको पता होगी। हाँ बिल्कुल सबको पता होगी, बस सिर्फ मैंने एक छोटा सा काम किया है। हाँ। लोग RSI से डाइवर्जेंस देखते हैं। राइट। RSI के डाइवर्जेंस में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऑप्शन में कैसे काम। सो RSI की ना बहुत ज़्यादा मास फॉलोइंग है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिमांशु कि RSI की डाइवर्जेंस में प्रॉब्लम क्या है। सो आई प्लीज एक्सप्लेन टू अस। सो यहाँ पर मैं पहले डाइवर्जेंस बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर गोल्ड का एक चार्ट लगा लिया, राइट, और यहाँ पर मैंने RSI लगा लिया। जिनको नहीं मालूम है RSI डाइवर्जेंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए। RSI ना आपको ये बताता है कि जो हमारा ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है और ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, तो RSI विल मेक अ न्यू हाई। अगर मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन ट्रेंड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो प्राइसेस तो ऊपर गए हैं लेकिन RSI ऊपर जाने से मना कर देगी। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बॉल हवा में फेंकी तो बिफोर द बॉल टर्न्स वो वहां से थोड़ी स्लो हो जाती है। यस, बॉल ऊपर तो गई लेकिन कम स्पीड से ऊपर गई। इसको ऐसे समझ लेते हैं, जब आप बाइक चला रहे हैं, एक बार हवा आपके पीछे से लग रही थी तो आप आगे स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे थे, लेकिन एक बार हवा आगे से लगनी शुरू हो जाएगी तो आप डिसेलरेट करना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर प्राइसेस में एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिला। राइट। यहाँ पर आपको RSI में भी उसी तरीके से शार्प अपट्रेंड देखने को मिला। राइट। जब आपको यहां पर प्राइसेस में एक शार्प डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, यहां पर RSI में भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए, इस जगह प्राइसेस हैव फॉर्म्ड अ हायर हाई, लेकिन RSI हैज स्टॉप्ड फॉर्मिंग अ हायर हाई, रादर इट हैज फॉर्म्ड अ लोअर हाई। तो आई वांट क्वेश्चन हियर, ये ऑसिलेटर है 0 to 100 तक ही जा सकता है, प्राइस कैन गो एनीवेयर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ डू वी गेज, हाउ डू वी जज कि ऑसिलेटर वो सही पिक्चर दिखा भी रहा है? ऑसिलेटर का अगर आप काम देखें तो ऑसिलेटर आपको ये बताता है, RSI बीइंग एन ऑसिलेटर, वो आपको स्ट्रेंथ बता रहा है। ऑसिलेटर 100 से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो प्राइसेस का भी तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, जो आज से 140 साल पहले चार्ल्स डाउ ने बात बोली थी कि प्राइसेस भी एक सिंगल डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा सकते, नहीं जाते हैं। दे हैव टू हमेशा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हम इस रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं, हम चारों लोगों ने एक साथ बाय किया, हिमांशु वाज द वीक हैंड, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, वो बाहर निकल जाएंगे, यहां से वो सारे वीक हैंड जब शेकआउट हो जाएंगे तो प्राइसेस में एक बार डिसेलरेशन आएगी। तो एक बेसिकली जो ऑसिलेटर है वो प्राइसेस को ट्रैक कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी ट्रेंड स्ट्रेंथ को भी ट्रैक कर रहा है, सिर्फ प्राइसेस को ट्रैक नहीं कर रहा, सिर्फ प्राइसेस को ट्रैक नहीं कर रहा। इसीलिए हमने वो डिस्कस किया था कि वो एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन की सारी चीजें ट्रैक कर रहा है कि प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं वो उस स्ट्रेंथ से, जिस स्ट्रेंथ से पहले गए थे उस स्ट्रेंथ से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये RSI ने एक लोअर हाई बना दिया, RSI ने एक लोअर हाई बना दिया है, प्राइसेस ने हायर हाई बनाया था। मेरा क्वेश्चन ये है, जितने लोग भी RSI यूज करते हैं, कि मैं इस कैंडल पे जहां पर मेरा ये ट्रेंड बन चुका था, मैं यहां पर शॉर्ट सेल करूं, मैं यहां शॉर्ट सेल करूं, मैं यहां शॉर्ट सेल करूं,
या अब जो रेड कैंडल बन रही है मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करूं? हो सकता है मैं आप पहला आपका आंसर ये होगा कि ये वाली जो रेड कैंडल बनी थी इसका लो कटेगा तो आप शॉर्ट सेल कर देना। राइट, मतलब एक टेंडेंसी होती है कि प्राइस भी उसको कंफर्मेशन दिखा रहा है। लेकिन ऐसा आप 10 में से कम 5 से 6 बार देखेंगे कि आपकी एक ना एक कैंडल ऐसी होगी जो आपका स्टॉप लॉस काट के मार्केट फिर नीचे जाएगी। या क्योंकि रिवर्स करना है या कर सकता है या एग्जॉस्ट ही कर रहा है, जैसे तो फिर भी एक बार ऊपर का झटका तो लग ही सकता है। बिल्कुल लग सकता है। आरएसआई कैन वो है ना कि आरएसआई कैन रिमेन इररेशनल मोर देन द टाइम। Yes, the market can remain irrational itself more than the time that you can remain strong. राइट। So यहाँ पर अब मैं RSI नहीं यूज करता, मैं यहाँ पर यूज करता हूं MACD, which in itself, जो आपका बिल्कुल एक सही पॉइंट था कि RSI जो है वो ऊपर 100 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो उसको कभी ना कभी तो नीचे आना पड़ेगा। लेकिन MACD तो जितना मर्जी ऊपर जा सकता है। MACD इज प्राइस डिपेंडेंट, वो अपने प्राइस के हिसाब से, वो मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड है, वो जितना मर्जी ऊपर जा सकता है। MACD इज अ सूडो काइंड ऑफ आर्बिट्राज, वो प्योर MACD इज अ सूडो काइंड ऑफ ऑसिलेटर, वो एक प्योर ऑसिलेटर नहीं है, लेकिन वो भी मुझे ये बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी बन रही है, कम हो रही है, बेस्ड ऑन कि मूविंग एवरेज जो है वो कन्वर्स कर रही है या डाइवर्स कर। उसमें मूविंग एवरेजेस भी हैं, उसमें ऑसिलेटर्स भी हैं, एंड आई थिंक अ वेरी होलिस्टिक इंडिकेटर जो आपको सिग्नल भी देगा, डाइवर्जेंस भी देगा, बहुत सारी चीजें एक साथ देगा। राइट। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सेम सेटअप, कुछ नहीं करना मुझे यहां पर जो काम मैं अभी RSI के थ्रू कर रहा था वो काम मैं अब यहां पर MACD के थ्रू कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए ऑपोजिट ट्रेंड मुझे मिलता है, यहां पर प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो। करेक्ट। RSI should also form, MACD should also form a lower low, but MACD ने लोअर लो फॉर्म करने से मना कर दिया, उसने फॉर्म किया यहां पर हायर लो। तो यहाँ हम मूविंग एवरेजेस को हम मेजर कर रहे हैं, यस, हिस्टोग्राम को नहीं देख। मूविंग एवरेज के, हाँ, हिस्टोग्राम मेरी हेल्प करेगा बाय या सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए। अगर हम इसको हाइड भी कर देंगे तो भी आप चाहे तो हिस्टोग्राम की में रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी, इसको हाइड कर देते हैं टू कीप द चार्ट क्लीनर। यहां पर मेरे सामने डाइवर्जेंस बन जाती है। राइट, बिल्कुल क्लियर डाइवर्जेंस है। और अब मुझे यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल देखने की जरूरत ही नहीं है। जब MACD ने यहाँ पर बाय सिग्नल दिया, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो गया, दैट्स द बाय सिग्नल। तो यहाँ पर जैसे ही MA का क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, ये हम आवरली चार्ट देख रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं इस जगह पर जैसे ही मुझे बाय सिग्नल मिला, ये कैंडल क्लोज हुई, मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन परचेस कर लेता हूं। ओके, तो थोड़ा मतलब आप हाउ डू यू डिसाइड? वन स्ट्राइक तो वन स्ट्राइक आप 500 पॉइंट का जनरेट, वन स्ट्राइक इन अ राउंड नंबर ऐसे मैं प्रेफर करता हूं 1,12,000, 1,13,000। अच्छा, 1000 के स्ट्राइक्स। ओके, बट हाँ, यहाँ पर ये मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, ये बिकॉज दिस इज ऑन द आर्ली चार्ट। तो अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें 500 पॉइंट भी, तो 500 पॉइंट वाला करेगा, लेकिन 250 पॉइंट वाला मुझे नहीं करना। 250, हाँ, मतलब उसमें तो लिक्विडिटी बहुत कम भी होती है, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या काम करना है जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। 500 के स्ट्राइक्स में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, 1000 के स्ट्राइक्स में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है उसके अंदर। सो यस, अब यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन बाइंग जितना प्रॉफिट हुआ भी या नहीं हुआ। अगले अप्रोक्सीमेटली 11 बार्स के अंदर हमें गोल्ड ने 2000 पॉइंट्स के आसपास का मूव किया है, which is a good within less than a day, हाँ, मतलब आप ये सोचिए कि 24 घंटे से कम के टाइम के अंदर, क्योंकि बीच में हमारा दिन बदला था यहाँ पर, 24 घंटे से कम पीरियड के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स के आसपास का मूव यहाँ पर मिला है। हमने 1000 पॉइंट भी इन द वर्स्ट के सिनेरियो में, तो अगर हम मान लो 1,12,200 पे हैं, तो हमने 1,13,000 का स्ट्राइक प्राइस परचेज किया होगा, कि 1,14,000 तक जब जा रहा है तो मेरा ऑप्शन इन द मनी हो गया, तो मैं यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देकर प्रॉफिट लूंगा और बाकी से एक बेसिक प्रिंसिपल होता है ऑप्शन बाइंग का कि जब भी आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर रहे होते हैं, योर मिनिमम टारगेट शुड बी कि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इन द मनी आ सके, आप उतनी ही दूर का बाय करें, उससे बहुत ज्यादा दूर का बाय ना करें। इसमें मेरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक बात सीखी है, बहुत सारे लोग इन द मनी ऑप्शन परचेज करते हैं, राइट, बहुत सारे लोग एट द मनी भी करते हैं, मैं आउट ऑफ द मनी क्यों करता हूँ? तो यहाँ पर डेल्टा का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डेल्टा ऑल्सो टेल्स यू। देखो डेल्टा के बारे में हमें क्या मालूम है कि अगर मैंने किसी एक स्टॉक का या किसी एक कमोडिटी का मैंने एक डेल्टा 50 परचेज किया है, 50 डेल्टा वाली कॉल ऑप्शन परचेज एट द मनी, विच इज एट द मनी, तो अगर मार्केट 100 रुपए ऊपर जाएगी तो मेरा ऑप्शन 50 रुपए ऊपर जाएगा। हमें डेल्टा के बारे में ये बात याद होगा। अगर मैंने 90 डेल्टा परचेज किया है तो मार्केट के 100 रुपए ऊपर जाने पर या प्रोडक्ट के 100 रुपए ऊपर जाने पर मुझे 90 रुपीज का प्रॉफिट होगा। राइट, हमें सिर्फ इतनी बात मालूम है। डेल्टा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि डेल्टा ऑल्सो टेल्स यू कि इस ऑप्शन का एक्सपायरी तक पहुंचते पहुंचते क्या प्रोबेबिलिटी है इन द मनी में क्लोज होने की। yes.
तो अगर कोई 50 डेल्टा वाला ऑप्शन है मतलब उसके 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस है। जो करंट स्ट्राइक है उसके 50-50 चांसेस। मार्केट 1 पॉइंट ऊपर गई तो आप इन द मनी आ गए, मार्केट 1 पॉइंट नीचे गई तो आप आउट ऑफ द मनी चले गए, तो 50-50 चांस। स्लिप ऑफ कॉइन वाली बात। यस। 90 डेल्टा वाली बात है, अगर 90 डेल्टा का ऑप्शन परचेज करते हैं इसके ऑलमोस्ट 90% चांस है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत इन द मनी बैठे हो। बिकॉज़ इट्स डीप इन द मनी। डीप इन द। यस। अब अगर 20 डेल्टा वाले ऑप्शन की बात करें तो इसका सिर्फ 20% चांस है। बहुत दूर है वो। बहुत दूर है। तो एक क्वेश्चन मेरे से कोई भी पूछ सकता है कि इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इतनी दूर का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, आप 90 डेल्टा क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स एट द मनी ऑप्शन परचेज करते हैं, ना तो वो इन द मनी जाते हैं ना वो आउट ऑफ द मनी जाते हैं, वो एट द मनी जाते हैं। एट द मनी में ही ज्यादा एक्टिविटी रहती है, ज्यादा वॉल्यूम रहता है, ज्यादा लिक्विडिटी रहती है। और क्योंकि ज्यादा लिक्विडिटी रहती है और सभी लोग ऑप्शन बायर्स हैं, ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट ऑप्शन बायर हैं, तो एट द मनी ऑप्शन ज्यादा फ्लफी होते हैं, ज्यादा फ्रॉथी होते हैं, उनमें ज्यादा टाइम वैल्यू भरी हुई होती है, बलून भरा हुआ होता है। थीटा बहुत होता है, थीटा बहुत होता है, ड्रामा बहुत होता है, तो सब उनमें टाइम वैल्यू का गुब्बारा बना हुआ होता है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट गई ये गुब्बारा फट जाता है। आपको मार्केट के नीचे जाने पर डेल्टा की वजह से तो लॉस होता ही है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थीटा की वजह से और ज्यादा लॉस हो जाता है। तो एट द मनी ऑप्शन सबसे ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो अगर मार्केट वहां पर भी रुका हुआ है तो भी हवा निकल जाएगी उसकी धीरे। अगर आप इन द मनी ऑप्शन परचेज करते हैं तो वो बहुत महंगा है, आपका आरओआई अच्छा नहीं बैठता। अब मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इसलिए परचेज किया कि अगर मैं गलत हुआ तो मेरा डेल्टा छोटा है तो मेरा लॉस छोटा होगा, अगर मैं सही हुआ तो मेरा ऑप्शन एट द मनी बन जाएगा। एट द मनी बनने पर उसके अंदर हवा भर जाएगी। अब मैंने गुब्बारे को तब परचेज किया जब उसमें हवा नहीं थी और अब उसमें हवा भर गई है, तो पहला बेनिफिट मुझे डेल्टा की वजह से हो रहा है, दूसरा बेनिफिट मुझे एडिशनल थीटा की वजह से हो रहा है जो लोगों ने उसको एक्स्ट्रा परचेज किया है। तो आप ये सोचिए, आप इसको स्टॉक की भाषा में बात करें तो आपने एक स्टॉक को तब परचेज किया जब कोई बात नहीं कर रहा था, अब जब सारे बात कर रहे हैं तो ओवर वैल्यूड हो गया है, तो मैं ओवर वैल्यूड के टाइम पर इसको बेचूंगा। तो मैं अपने ऑप्शन को जैसे ही वो एट द मनी होगा या थोड़ा सा भी इन द मनी जाएगा, उसकी हवा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और बुक द प्रॉफिट। दैट इज माय टाइम टू बुक द। ओके, वेरी साउंड स्ट्रेटजी। तो सेकेंडली आई वांट टू आस्क, ये तो हमने एक 1 आवर के चार्ट में चेक किया और हमने 1000 पॉइंट 500 पॉइंट और हमने जस्ट डिस्कस किया कि इसको लोअर टाइम फ्रेम, तो कितने लोअर टाइम फ्रेम तक आपने चेक किया है कि दिस स्ट्रेटजी फंक्शंस वेरी वेल? इंट्राडे में आई ट्रैक इट ऑन 30 मिनट्स चार्ट। वैसे काम तो ये 15 मिनट्स पे भी करती है, छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करेगी, बट जनरली टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल ये कहता है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना नॉइज ज्यादा रहेगा। तो अगर कोई बिगिनर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंट्राडे में जाके करना शुरू कीजिए इसको, अनलेस अंटिल यू प्रैक्टिस दिस कंप्लीटली। तो आप कुछ टाइम तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट करेगा कोई तो फिर आपको यहाँ से अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स में। बट मैं पर्सनली बीइंग अ कंजर्वेटिव ट्रेडर मैं 30 मिनट्स में इसको ट्रेड करता हूँ। तो 30 मिनट्स कैन बी 30 मिनट्स गुड नहीं, क्योंकि दिन में 30 मिनट्स वाली अप्रोक्सीमेटली 30 कैंडल्स बनती है 15 घंटे की मार्केट। मिनिमम 30 कैंडल्स के अंदर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी आना होगा वो I also want to bring upon this point or maybe touch upon this point कि कोई ऑफिस से आता है तो उसके बाद भी इस चेक यहाँ पर चेक करके सेटअप्स कर देखकर ट्रेड लिया जा सकता है। बहुत ही पीसफुल स्ट्रेटजी है। मतलब आपको यहाँ पर मार्केट को बार बार ट्रैक नहीं करना है, आपको रोबोट बन जाना है। यहाँ पर MACD ने जैसे ही आपको बाय सिग्नल दिया आपको बाय कर लेना है। इस बीच में आपका ऑप्शन एट द मनी बन गया तो एग्जिट कर जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस बीच में MACD ने अगर आपको सेल दे दिया तो एग्जिट कर जाइए। तो आपको बस MACD का वापस एग्जिट देखना है। Yes. और वैसे अगर MACD ने एग्जिट नहीं दिया और ऑप्शन प्राइस में अगर थीटा डीके आ गया तो ऐसा कोई स्टॉप लॉस माइंड में रखना चाहिए। सपोज आपने लगाए कुछ 10,000 रुपए, गोल्ड मीनिंग आपने ऑप्शन ले लिया 10,000 रुपए, तो वुड देयर बी एनी स्टॉप लॉस, कुछ मनी वाइज स्टॉप लॉस? बिकॉज वो टारगेट तो ठीक है MACD पर आ सकते हैं या प्राइस अगर बिल्कुल डबल हो गया क्या भी हो गया। करेक्ट। तो इसमें ना दो चीजें हैं मेरी। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसको ओटी मैं आपको दिखा देता हूँ, धम के ओटी वेब पे दिखा देता हूँ कि ऑप्शन स्ट्रेटजी लगाते कैसे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। तो मेरा जो इसमें स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है, इट इज मोर टाइम बेस्ड कंपेयर टू प्राइस बेस्ड। ऑप्शन बाइंग के लिए आई थिंक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यस, तो मुझे लगता है कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन ऑप्शन बायर। यस, बिकॉज़ टाइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द ऑप्शन बायर। करेक्ट। तो यहां पर हम चलते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर पे। अगर किसी को नॉर्मल गोल्ड में काम करना है तो वो गोल्ड मिनी पर आ सकते हैं। मैं गोल्ड मिनी पे ही आ रहा हूं। तो यहाँ पर अगर किसी को नॉर्मल गोल्ड में काम करना है, अगर आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन अवेलेबल है 12-15 लाख रुपए के आसपास का, तो फिर गोल्ड में काम किया जाना चाहिए। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, अगर कोई बिगिनर है तो गोल्ड मिनी, यहाँ पर हम चले जाते हैं। सो टू द व्यूअर्स, गोल्ड मिनी जो है वो 100 ग्राम्स का कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड जो है वो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है।
तो इसके कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यूज में ओवरऑल काफी डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम रह जाता है। यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 1-1.25 लाख के आसपास का आपको मार्जिन चाहिए। राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोल्ड को लेकर यहाँ पर बुलिश हूँ, तो फिलहाल गोल्ड चल रहा है 1,27,267, तो 1,28,000 का कॉल ऑप्शन। ये हो गया हमारा एक क्लियर पे ऑफ चार्ट। तो ये रहा मेरा पे ऑफ चार्ट, और यहाँ पर ये ऑप्शन इस समय अराउंड 2,300 रुपए के आसपास का आ रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली 23,800, और यहाँ पर आपको इतने बड़े मूव की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी है ये आपका मार्केट में मोमेंटम कैच करेगी। एमएसीडी ऑसिलेटर है तो वो जल्दी से मोमेंटम देगा आपको, और जैसे ही 12 और 26 पीरियड का मूविंग एवरेज जब डायरेक्शन बदलना शुरू करेगा, जब वो कन्वर्ज होना शुरू करेगा, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सेल मिल जाएगा, हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ तक आते ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आप ये नोटिस कीजिए, मार्केट के सिर्फ 0.5% मूव करने पर ही आपको 50% से ऊपर का आरओआई मिल रहा है। आपने 22-23 हजार रुपए के आसपास का मार्जिन लगाया था और आपको 11,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड आरओआई। वेरी गुड आरओआई। राइट। अभी मैं फॉर द कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि आज गोल्ड मिनी का फ्यूचर 0.7% ऊपर है ऑलरेडी। मतलब अगर हम बाय चांस अगर इसको लिया होता हमने, तो 0.7% यहाँ पर कहीं पर आ रहा है हमारा, तो ऑलमोस्ट हमारा 50% के आसपास का आरओआई मिल जाता इन केस वी वर इन द ट्रेड हाइपोथेटिकली। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा। राइट। अगर तो मैंने ये स्ट्रेटेजी ली थी 30 मिनट्स के चार्ट पे, तो मैंने पहले ही बोला था ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे है, तो इसका मतलब मैं अगर 11:30 बजे मार्केट बंद हो रही है, क्योंकि विंटर्स और समर्स में टाइम अलग अलग होता है, तो समर्स में अगर 11:30 बजे बंद हो रही है तो मैं 11:10 के बाद पोजीशन होल्ड नहीं करता हूँ। अच्छा, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ इंट्राडे स्क्वायर अप करके जाऊंगा। लेकिन अर्ली चार्ट है, सपोज हमारा सिग्नल ही 9 बजे आया, अगर मैंने 30 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, ओके, तो 30 मिनट्स में मैं शाम को अप्रोक्सीमेटली जब यूएस मार्केट ओपन होती है, तो यूएस मार्केट में कॉमेक्स ओपन होता है 6 बजे के आसपास समर्स में और 7 बजे के आसपास विंटर्स में। राइट। 8:30-9 बजे के बाद मैं वहां पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। मोस्टली अगर आपको शाम को ट्रेड मिलेगा तो 7 बजे से पहले मिल जाएगा। जनरली मैंने भी देखा कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं गोल्ड में 6-7 के आसपास, 6-7 के आगे जब कॉमेक्स ओपन होता है हमारा, उसके बाद नहीं होता है कुछ मेजर इन्फ्लेक्शन। 9 बजे के बाद आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ कि अगर ट्रेड मिलेगा तो कंफ्यूजन होगी वहां पर, लेकिन 9 बजे आप ये सोचिए यूरोप सो चुका है, या यूरोप की मार्केट बंद हो चुकी है, यूके बंद हो चुका है, चाइना बंद हो चुका है, जापान बंद हो चुका है, इंडिया के लोग खाना खा रहे हैं, इंडिया भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, सिर्फ एक यूएस है जो अपना दिन खत्म करने वाला है। तो यहाँ पर कोई मेजर मूव आएगा उसके चांसेस नहीं है, अनलेस अनटिल आप बीटीएसटी ट्रेड लेकर जाना चाहें। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐसी भी है, सपोज हमारा ट्रेड थोड़ा सा इन द मनी है, चलो आउट ऑफ द मनी है, तो आप सोचोगे अभी आउट ऑफ द मनी है तो उसमें एक होप आ जाती है कि व्हाट इफ द सिग्नल इज राइट और कल सुबह प्रॉफिट होने वाला हो। अब इन द मनी है, आपने बस थोड़े 200-300 रुपये ही प्रॉफिट कमाए हुए हैं, या 500 रुपये का प्रॉफिट इन द मनी चल रहा है एक कॉल पर, तो इन दैट केस व्हाट शुड बी द डिसीजन मेकिंग, कि आपका थोड़ा सा इन द मनी है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, तो इन दैट केस क्या करना चाहिए ट्रेडर को? यूजली मैं अगर कोई भी चीज सोचता हूँ ना, तो मैं ट्रेड लेने से पहले सोचता हूँ। राइट। मैं ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं सोचता। दैट शुड बी द ट्रेडर माइंडसेट। तो ट्रेड लेने के बाद मैं वैसे भी ट्रेड के साथ प्यार में हूँ, और प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तो मैं वो अंधापन नहीं फेस करना चाहता। इसीलिए मैं अपने जितने भी इंट्राडे ट्रेड्स हैं वो सारे के सारे मैं 11:15 से पहले स्क्वायर अप कर देता हूँ। कुछ भी सोना चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया में, अब हमको जो है ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके ही सोना। और अगर आर्ली चार्ट है तो फिर मैं उसको कल तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वहां पर मेरा 2 दिन का स्टॉप लॉस रहता है। अगर मेरा ऑप्शन, और ऐसा गोल्ड में कभी नहीं होता है कि 2 दिन तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी हिट ना हो, एमएसीडी की स्ट्रेटेजी के अंदर आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो जाए, जनरली 1.5 डेज में हो जाता है पूरा खत्म। तो यहाँ पर 2 दिन के अंदर अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आया तो चांसेस आर वेरी हाई कि अभी कभी प्रॉफिट में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर एग्जिट तो टाइम वाइज भी एग्जिट हो जाता है, फिर उस केस में 20-30% चाहे लॉस चल रहा है, जो मर्जी हो रहा है, वो 40% लॉस। प्रॉफिट और लॉस फॉर मी ऑलवेज कम्स लेटर। प्रॉफिट और लॉस मेरे लिए मैटर नहीं करते, दे आर जस्ट द आउटकम। राइट। गीता में भी यही वाली बात बोली। यस, एब्सोल्युटली। सो व्यूअर्स जो देख रहे हैं स्ट्रैटेजी को, प्लीज फॉरवर्ड टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी and learn the strategy and forward test for a few weeks, for a few months before you start implementing. So coming to the strategy and the technical basis, जैसे technical principles जो हैं, जो foundational principles of technical analysis है, ये चीज़ दूसरे time frames पर तो applicable है, दूसरे instruments पर भी applicable है, हम इससे दूसरे instruments में trade कर सकते हैं। Yes, almost all the commodities can be traded using this instrument. मैं आपको silver में दिखाता हूँ। Silver is a highly actionable commodity.
अगर उसमें हमें कुछ एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट। सिल्वर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो ये सिल्वर में चलते हैं हम, सिल्वर दिसंबर फ्यूचर। और हमारे व्यूअर्स को अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, आप सिल्वर का चार्ट यूज कीजिए, सिल्वर मिनी का कीजिए, माइक्रो कीजिए, सबके चार्ट्स आपको सेम दिखेंगे, सबके रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट पे स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। अगर आप मिनी यूज करें तो मिनी में कर लीजिए, माइक्रो कर रहे हैं तो माइक्रो में कर लीजिए। तो चार्ट सेम मिलेंगे। टेक द लार्जेस्ट कमोडिटी गोल्ड का जो मेन है कॉन्ट्रैक्ट, आप उस पर चार्टिंग करिए, सिल्वर के मेन पर चार्टिंग करिए, जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए आप अपना इंस्ट्रूमेंट अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर भी आपको सिल्वर में इट हैज फॉर्म्ड अ लोअर लो, राइट। और यहाँ पर सिल्वर का MACD हैज फॉर्म्ड अ हायर लो। पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है। हिमांशु जी, मुझे एक चीज बताइए, गोल्ड और सिल्वर में अगर सेम टाइम पर आता है, क्या गोल्ड और सिल्वर सिमिलरली मूव कर रहे हैं? और मतलब व्हाट इज द कोरिलेशन? सो इसमें गोल्ड और सिल्वर का कोरिलेशन जो है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। सो देयर इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो यहां पर हम सिल्वर दिसंबर फ्यूचर को गोल्ड फ्यूचर के साथ अगर कंपेयर करें राइट। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन का कोरिलेशन है। यहां पर देखिए, अगर कम है भी तो 0.9 से ऊपर तो ऑलमोस्ट 90% चांस रहता है। सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है जब वो कोरिलेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली 1 के आसपास 100% कोरिलेटेड है। तो मेरे को अगर गोल्ड और सिल्वर में दोनों पे सेम टाइम पे ट्रेड मिलता है, मेरा इंक्लिनेशन सिल्वर की तरफ ज्यादा है। यू नीड अ लार्जर थिंग। आई वांट अ बिगर मूव देन, मतलब मैंने अगर रिस्क लिया है तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं सिल्वर प्रेफर करूंगा, बट अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो उसको गोल्ड प्रेफर करना चाहिए। मैं वैसे कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, बट कमोडिटी मार्केट में थोड़ा स्टार्टिंग का मेरा बिकॉज यू हैड अ वेरी मेजर बैकग्राउंड ऑन दिस। यस। अब यहाँ पर देखिए, एक और ट्रेड हमें मिल रहा है सिल्वर के अंदर। यहाँ पर प्राइसेस फॉर्मिंग अ हायर हाई, एंड यहाँ पर MACD नॉट फॉर्मिंग अ हायर हाई। आपको ना यहाँ पर RSI कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन यहाँ पर क्लियर सिग्नल मिल रहा है इस जगह पर, यहाँ पर सेल करना है और यहाँ पर नीचे तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। ये देखिए, विच इज अ मेजर मूव। वेरी गुड मूव। आप यहाँ पर देखिए, अप्रोक्सीमेटली 14,000 पॉइंट्स के आसपास का मूव है। 2 दिन के अंदर 8.5% सिल्वर गिरी है। मतलब आपको कोई भी ऑप्शन, आपने डीपेस्ट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया होगा, वो भी इन द मनी हो गया होगा यहाँ पर। एंड सिंस वी आर ओनली बाइंग नेक्स्ट OTM, नेक्स्ट CTM जो भी है क्लोज टू मनी, तो वो उसका इन द मनी आना बहुत आसान हो गया होगा। मतलब या तो आधे घंटे के अंदर आपकी वो आ गई होगी। तो मैं बिना डरे ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से उसको यूज करता हूँ। एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए कि थियोरेटिकली स्पीकिंग, चाहे हमारा स्ट्रैटेजी जितना भी अच्छा हो, थियोरेटिकली स्पीकिंग ऑप्शन बाइंग में जितना भी ऑप्शन प्रीमियम होता है, थियोरेटिकली वो एक 100% वो उसका 100% लॉस हो सकता है। तो आपको हमेशा उतना ही बाय करना है जितना आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो। करेक्ट। तो कमिंग टू दिस सेम स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है, दिस कैन बी टेकन अक्रॉस अदर कमोडिटीज लाइक क्रूड, लाइक नेचुरल गैस। ओनली कमोडिटीज, क्योंकि हमारा जो इसका मेन प्रीमाइज है वो है मीन रिवर्जन। राइट। अगर जिस प्रोडक्ट में मीन रिवर्जन होगा, सिर्फ वहां पे ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करेगी। तो क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स में मीन रिवर्जन होता है, और जब अंटिल लास्ट ईयर करेंसी ट्रेड होती थी इंडियन मार्केट में, तो मैं सेम स्ट्रैटेजी करेंसी मार्केट में भी यूज करता था, क्योंकि वहां पर भी मीन रिवर्जन काम करता है। तो लॉजिकली जो भी प्रोडक्ट मीन की तरफ रिवर्ट करेगा, वहां पर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीके से। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाई द स्ट्रैटेजी ओनली ऑन द कमोडिटीज। तो हिमांशु जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। तो हमारे पास ना आजकल जैसे सबके घरों में गोल्ड बहुत है। सो फिजिकल गोल्ड है जो हमारे जनरेशन्स ने, हमारे सीनियर जनरेशन्स ने बाय करके रखा हुआ है। तो अभी गोल्ड का प्राइस जो है, यू हैव बीन अ वेरी ओल्ड कमोडिटीज प्लेयर, तो अभी उसका हम गोल्ड का क्या करना चाहिए? क्या हमें होल्ड करना चाहिए? क्या हमें उसको बेच देना चाहिए? हम उस गोल्ड का क्या कर सकते हैं? तो कैन वी मेक इट एज एन अर्निंग एसेट? सो पहली बात तो, अगर मैं बोल भी दूंगा और हम सब मिलके भी ऊंची आवाज में बोल देंगे गोल्ड बेच दो, तो हम दोनों को ही मार पड़ने वाली और गोल्ड तो वही नहीं बेचने वाला। एब्सोल्युटली। तो वो तो हम भूल जाएंगे गोल्ड बेचने वाला है कोई। लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ यहाँ पर। पूरी दुनिया भर में जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस हुआ है, अगर आप उसको एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में डालेंगे, तो 3 पूल्स में दुनिया का सारा गोल्ड खत्म हो जाता है। दैट्स इट। बस इतना ही गोल्ड है दुनिया भर के अंदर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, तकरीबन 2 लाख टन सोना प्रोड्यूस किया जा चुका है
ओके और जमीन के नीचे जो भी प्रूवन रिजर्व्स हैं, दे आर लेस देन 50,000 टन्स ऑफ गोल्ड प्रूवन। ओके अब या तो ये हो जाए कि मार्स पे हम पहुंच जाए, वहां पे बहुत सारा गोल्ड मिल जाए, जिसके चांसेस हमें नहीं पता, ऑलमोस्ट 0.001% मार्स का रिसर्च तो है नहीं हमारे नहीं है हमारे पास। दूसरा ये है कि कोई कॉमेट आके टकरा जाए और वो गोल्ड का बना हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है कि लैब में गोल्ड बन जाए, जो कि बनना शुरू हुआ है, लेकिन अभी के लिए इट वॉज अवेलेबल ओनली फॉर अ फ्यू नैनो सेकेंड्स एंड ओनली अ फ्यू नैनोग्राम्स, और वो भी रेडियो एक्टिव था, वो खत्म हो गया। तो एज पर द एजेंसी जिन्होंने ये बनाया था, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर हम बना भी पाएंगे 1 ग्राम जितना भी, वो वहां तक पहुंचने में 15 साल लगेंगे हमें। तो दैट थिंग इज मोर और लेस रूल्ड आउट। वो भी 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, मे बी 10 ग्राम बना लें, ओवर ऑप्टिमिस्टिक अगर हम हो जाते हैं तो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर बप्पी लहरी साहब को तो जानते ही हो, जिनके पास इतना गोल्ड है। तो यहाँ पर एक एक फैमिली के पास कई किलोग्राम सोना होता है। हम उस दिन से बहुत दूर है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब हमारी नीड को लैब मेड गोल्ड फुलफिल कर पाएगा। पूरे साल भर में दुनिया 3000 टन सोना कंज्यूम करती है, बाय एंड होल्ड एंड दुनिया की बात कर रहे हैं हम। दुनिया में इतना सोना कंज्यूमर प्रोड्यूस होता है। So when we are saying दुनिया कंज्यूम कर रही है, we are including central bankers also? हाँ, 3000 टन सोना ही प्रोड्यूस होता है अच्छा, और यही कंज्यूम होता है। तो आप ये मान लीजिए 3000 से ज्यादा 3200 होगा, 3200 3300 के आसपास। अब 50,000 टन सोना से कम बचा हुआ है, 3000 टन सोना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब हम अगले सिर्फ 15 16 17 साल का सोना ही हमारे पास है, जितना हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके बाद इन द साइट इतना ही है। इतना ही है। और हमारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अगर हम अभी तक उसको नहीं खोज पाए हैं, तो चांसेस आर नाउ वेरी मिनिस्कल कि हम नया गोल्ड खोज पाएंगे। राइट। आपने नोटिस किया होगा, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये सोचेंगे कि अभी तो मिला था राजस्थान के अंदर, अभी तो जम्मू कश्मीर में मिला था, वो क्वांटिटी कितनी थी? 1 टन, 100 किलो, 500 किलो, ऐसी क्वांटिटी। और हम बात कर रहे हैं इंडिया की, जो अकेला 1000 टन सोना कंज्यूम करता है। 1000 टन इज 10 लाख किलोग्राम। इतना पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिला। इंडिया आज भी पूरे साल भर के अंदर 10 से 20 टन से ऊपर सोना नहीं प्रोड्यूस कर पाता। तो बेचने की बात तो छोड़िए, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन हियर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन काल में गोल्ड को सिर्फ बढ़ते हुए देख कर जाऊंगा। राइट, हमने आज तक भी वही देखा है। आज तक भी वही देखा है। तो बेचना तो भूल जाते हैं, भूल जाओ उसको, भूल ही जाओ। तो घर से भी मारा अलग से पड़ेगी और कोई बेचने भी नहीं वाला। लेकिन आपका जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत वैलिड है, और वो मैं अपने लिए करता हूं कि मैं गोल्ड से रेंटल इनकम कमा सकता। So that is what I'm interested in, कि can gold be made as an earning asset? Yes, but not every month। इससे पहले कि हम सब लोग ग्रीडी हो जाएं कि मतलब अपनी चेयर पे एकदम पकड़ के बैठ जाएं कि लेकिन मैं अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखना चाहता हूं यहाँ पर सभी की। ऐसा नहीं है कि हर महीने आप यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पैसा कमाया जा सकता है। मुझे सिर्फ ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश ना हो। देखो कई सालों से वो बुलिश है, लेकिन हर महीने और हर हफ्ते तो बुलिश नहीं रहता ना। राइट। ऐसे टाइम पर मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं वो है मेरी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। ओके। कवर्ड कॉल भी नहीं है एक्चुअली, में बियरिश कॉल स्ट्रेटजी है, ठीक। क्योंकि इसको हम हेज करके चलते हैं यहाँ पर। मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और हमने अप्लाई कर लिया है 2 आवर का गोल्ड का चार्ट। ये सिल्वर का गोल्ड का था, ये सिल्वर का है, मैंने गोल्ड लगा दिया यहाँ पर। ठीक है। और अब हमें यहाँ पर ना तो कोरिलेशन चाहिए ना MACD चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए, मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। फेवरेट क्या है? बड़ी लॉजिकल सी स्ट्रैटेजी है। 3 मूविंग एवरेजेस अपनी मर्जी की कोई भी लगा लीजिए, कोई भी मर्जी के। सिर्फ पहला नंबर आप डिसाइड करेंगे। मैंने चलो 10 डिसाइड किया। 10, अगला नंबर उससे 3 गुना होगा। 30, अगला नंबर उससे 3 गुना होगा। 90। बस ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं, मैंने भी ये लगा रखी है 9, 30 और 100। ठीक है। तो ब्रॉडली मैंने सिर्फ उसको राउंड नंबर पे कर दिया। ठीक है। तो अब ये 2 आवरली चार्ट पे जब तक 9 EMA 30 के ऊपर है, या आपके केस में 10 30 के ऊपर है और 30 90 के ऊपर है, ठीक है। तब तक मैं ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे गोल्ड की वैल्यू इटसेल्फ ही बढ़ती जा रही है। हाँ, तो उसको क्यों करना है? तो उसको क्यों करना? वो गोल्ड की वैल्यू, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो मुझे इनकम नहीं चाहिए। देखो आपकी एक चीज स्ट्रांग होगी, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, इनकम स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी। करेक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि बैलेंस शीट ही स्ट्रांग होती जा रही है, तो मुझे कुछ नहीं करना। राइट। अब यहाँ पर मुझे ऐसा एरिया ढूंढना है जब ये ना हो रहा हो। अब ये कब नहीं हो रहा होगा? एक इंडिकेटर मैं इसमें और लगा लेता हूं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, वो है विलियम परसेंटेज R। ये भी RSI की तरह ऑसिलेटर है, उसका रिवर्स है। तो यहां पर मैं इसका पैरामीटर यूज करता हूं 140 पीरियड का। 140। हाँ, मतलब वो सिर्फ RSI या सारे ऑसिलेटर्स की प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में अगर थोड़ा सा भी डिप आता है ना, तो सब जल्दी से नीचे आ जाते हैं। नीचे आते हैं बहुत जल्दी आते यही हमारा, इसी के ऊपर हमारी पिछली स्ट्रेटेजी बेस थी। हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़े से डिप पे नीचे ना आए, जब तसल्ली से अच्छा डिप आए तब ये नीचे आए।
तो मैंने पैरामीटर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसको बहुत लॉन्ग टर्म करना, बहुत लॉन्ग Smoothing टाइम। बहुत ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर कभी भी मेरा ये सेटअप डिस्टॉर्ट होता है और प्लस मेरा विलियम परसेंटेज आर इस ओवरबॉट टेरिटरी से नीचे आ जाता है। ओवरबॉट इज -20। ठीक है, तो जैसे RSI का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होता है 30 और 70, वैसे यहाँ पर होता है -20 ओवरबॉट और -80 ओवरसोल्ड, रिवर्स। तो यहाँ पर इस जगह पर ये दोनों काम फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे आ गई और यहाँ पर मेरा विलियम परसेंटेज आर भी नीचे आ गया। ठीक है, इस जगह पर मैं अपनी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, जो भी मेरा रिसेंट स्विंग हाई रहा है, उससे थोड़ा ऊपर का एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन तो एक एग्जांपल के साथ, नंबर्स के साथ बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आया सेल, यहाँ पर तो इससे कुछ दिन पहले वाला जो लास्ट मेजर हाई था, ये वाला हाई था इसका 1,30,000, ये प्रीवियस कुछ बार्स पहले का ही। हाँ, कुछ बार्स पहले का ही। ओके, वेरी फार, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे डिपेंड करता है कि आप कितना, देखो ये वाली जो रैली गोल्ड में आई है, इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ रैली। एग्जैक्टली, ये तो 30-40 साल के बाद रैली है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने ऐसी रैली गोल्ड में तो नहीं, बट सिल्वर में अपने करियर की स्टार्टिंग में देखी थी 2010 के अंदर, जब सिल्वर एकदम शूट अप कर गया था हमारा। सो उससे पहले वो रैली 1980 में आई थी, उससे पहले वो रैली 1940 में आई थी। राइट, तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग रैली देख ली अपने जीवन में। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हैं तो आप ये वाला ऑप्शन बेच सकते हैं। ठीक है, एनीवेज हम ऑप्शन को कवर करने वाले हैं, हेज करने वाले हैं, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके अंदर। अगर आप कंजर्वेटिव है तो इससे ऊपर की भी बेच सकते हैं उसने। ठीक है, चलो एक ना कंजर्वेटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम घर का गोल्ड की बात कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं कम से कम 5-6% दूर का ऑप्शन बेचता हूँ। करंट वॉलिटिलिटी गोल्ड की बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरा जो इस बार नंबर आया था वो 8-9% ऊपर का आया था। ओके, तो जहाँ पर हम सपोज बात कर रहे हैं 1,30,000 गोल्ड की, तो अप्रोक्सीमेटली वहां से आ जाता है ऊपर, जैसे आप गुड 10,000 पॉइंट्स। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये 1,24,000 के आसपास मुझे सेल सिग्नल मिला था, तो यहाँ पर 1,30,32,000 के आसपास। तो कुछ 8,000 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर हमने उसका एक कॉल ऑप्शन भेज दिया ऑफ द करंट मंथ। हाँ, तो इसको आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर आपको ऑप्शन में ये भी समझ में नहीं आ रहा कि रीसेंट स्विंग हाई कौन सा है, सिंपल सी बात है, डेल्टा पे चलिए, अराउंड 0.2 डेल्टा। परफेक्ट, मतलब सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए 0.3 डेल्टा के ऊपर नहीं आना आपको, कुछ भी हो जाए। तो 0.20 डेल्टा तो हमारे आपको ऑप्शन चेन में आराम से दिख जाएगा ऑन ऑप्शन ट्रेडर पर। मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया, ये रहा गोल्ड, और मैं क्वांट पे चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये गोल्ड के अंदर मुझे डेल्टा चाहिए, ठीक है, 0.2 डेल्टा, कॉल ऑप्शन सेल। ठीक है, सो यहां पर आप देखिए 1 लाख रुपए का मार्जिन लगा के मुझे 8,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, और मैं करंट प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 3% दूर हूं। ये मैं अभी की बात बता रहा हूं आपको। राइट, तो जनरली हम इससे काफी ज्यादा दूर भी हो सकते हैं, हम 5-7%, 8% भी दूर हो सकते हैं। एंड योर प्रॉफिट could be lesser than the amount shown on the screen. Yes. These are only for hypothetical purpose only. अब यहाँ पर मैं अपने आप को हेज भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन लगा देता हूँ, ये हमारा रिस्क ओपन हो जाता है। यस। तो वापस चलते हैं हम डेल्टा की तरफ। ठीक है, और आप कोई भी डेल्टा अपना यहाँ पर बाय करके जाइए, सिर्फ आपको अपने आप को हेज करना है। तो 0.05 डेल्टा भी चलेगा आपका, 0.1 डेल्टा भी चलेगा, ये वाला डेल्टा हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। सो यहाँ पर अभी भी मैं अपने लिए 3-3.25% सेफ हूँ। मेरा जो प्रॉफिट रह गया है वो 7,000 रुपीज़ के आसपास का रह गया है, और मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,06,000 का है। अगर आप इसको और भी कंजर्वेटिव प्ले करना चाहते हैं तो 0.1 डेल्टा हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो भी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे 1,07,000 पे आपको तकरीबन 5% के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। सो आज अप्रोक्सीमेटली हम मिड ऑफ द मंथ में खड़े हुए हैं, अभी सिर्फ 15 दिन के अंदर आपके पास ये वाला रिटर्न मिलेगा। राइट, तो मैट्रिक्स कैन चेंज। यहाँ पर 1-2 चीज़ें आ जाती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम दूर का डेल्टा टेल कर रहे हैं, और उसके पास एक अनदर 10 डेल्टा का एक ऑप्शन बाय कर रहे हैं। सो एक रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे थोड़े फेवर में है, एंड द ओनली थिंग दैट वी हैव इन आवर फेवर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यस, और हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है लॉस वाला, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको लॉस देखना है, क्योंकि वैसे तो ये जो लॉस आपका यहाँ पर हो रहा है वो नोशनली आपका पोर्टफोलियो आपको रिटर्न दे रहा होगा, लेकिन पोर्टफोलियो गोल्ड का बेचने नहीं वाले हैं। तो ये आपको लॉस बुक करना पड़ेगा यहाँ पर, और हमें मार्केट से बहस नहीं करनी है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे फेवर में काम करेगी वो ये है कि अगर ये मार्केट इतना घूमने के बाद यहाँ पर जाकर मुझे वापस बाय सिग्नल देती है, तो आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली जहां पर इसने मुझे सेल सिग्नल दिया था, इसके बाद से जब इसने मुझे बाय सिग्नल दिया है, ऑलमोस्ट कॉस्ट पे दिया है 18 दिन के बाद।
तो मेरा थीटा डीके ऑलरेडी मेरी 80 भी थे के ओवर कर चुका होगा। तो अगर आपके पास दोबारा रिवर्सल सिग्नल आता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिंपली एग्जिट। वहां पर आपने ये नहीं सोचना है कि वो प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। मेरे रीसेंट ट्रेड की अगर मैं बात करूं आपके साथ, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं शेयर करना चाहता, बट रीसेंट में मैंने ये स्ट्रेटजी सिल्वर में करी थी। तो यहाँ पर मैं एक ये ट्रेड भी इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एंड फॉर दैट मैटर कोई भी प्रोडक्ट आपकी सोच से ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। करेक्ट। हम यहाँ पर तो आपके पास सिल्वर भी है घर में? आर यू इम्प्लाइंग दैट हिमांशु जी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सिल्वर के ETF तो परचेज किए जा सकते हैं। सिल्वर के ETFs ना। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर इसने एग्जिट दिया था मेरे को। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिगर मिल गया था, विलियम परसेंटेज आर भी नीचे था, और यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज भी आ गया था। अब उसके बाद ये प्राइसेस यहाँ से नीचे अराउंड 10% गए, लेकिन फिर इसने यहाँ पर बाई सिग्नल दे दिया 3% नीचे, और तकरीबन 21 दिन के बाद 21 दिन में आपका सारा थीटा डीके हो चुका होगा। लेकिन मैं जो यहाँ पे लेसन देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, वो ये है कि आपको यहाँ पर मार्केट से बहस नहीं करनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर 8% का मूव देखने को मिल चुका है। अगर आपने वो पोजीशन एग्जिट नहीं करी होती तो यहाँ पर आप लॉस बुक कर रहे होते, वो नहीं करना। तो जब हमारे पास एग्जिट का सिग्नल आएगा, चुपचाप इन केस वो प्राइस रिवर्स करके वैसे ही वहां तक चला गया, हमारे सेलिंग वाले स्ट्राइक को क्रॉस कर देता है, हमें तभी भी सेल कर देना चाहिए। एनीवेज आपका जो बैलेंस शीट है, जो आपका फिजिकल सिल्वर, ETF सिल्वर, फिजिकल गोल्ड ETF कुछ भी पड़ा हुआ है जिसको आप यहाँ पर हेज कर रहे हैं, वो तो आपको रिटर्न दे ही जाएगा। तो फिर ग्रीड किस बात का है यहाँ पर? एग्जैक्टली। तो इसलिए जब तक सेटअप है तब तक होल्ड करो, उसके बाद एग्जिट करो। राइट, परफेक्ट। सो ग्रेट नोइंग। सो हिमांशु जी, बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं दोनों हमारे पास, जो इंट्राडे की हो गई डाइवर्जेंस, ओवरनाइट डाइवर्जेंस, गोल्ड अगर हमारे पास है तो उसका कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी हो गया। तो आई जस्ट वांट टू आस्क समवन हु इज बिगनिंग एंड समवन कम्स विद अ कैपिटल ऑफ से 1 or 2 lakhs, और उसको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, एंड ही वांट्स टू बी अ कमोडिटीज ऑप्शंस ट्रेडर। तो हाउ टू बिगिन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप्स? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेडर है वो बिल्कुल नया है मार्केट के अंदर। राइट। दूसरा, उसके पास 1 लाख से कम का कैपिटल है। करेक्ट। यहाँ पर आप चलेंगे मेरी पहली वाली स्ट्रेटेजी पे। तो अगर यहाँ पर मेरे सामने कोई भी बिगनर आता है, मेरा सिंपल सा रिकमेंडेशन है, आपको अपनी MACD डाइवर्जेंस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग मत कीजिए, आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है डायरेक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रादर मैं ये बोलता हूँ कि आपको मार्केट में किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आपको बात माननी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी। अगर विराट कोहली साहब सचिन तेंदुलकर को बोले कि भैया आप भी हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकते हो, और सचिन खेलने चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वो बहुत समझदार है, वो पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वही समझदारी हमने शो करनी है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो कोई भी ट्रेडर जब आराम से MACD की प्रैक्टिस कर लेगा और कंफर्टेबल हो जाता है, तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, 4 मेजर कमोडिटीज। क्रूड और नेचुरल गैस के मिनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सिल्वर और गोल्ड के मिनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और मजे की बात यह है कि चारों प्रोडक्ट्स 1 लाख से कम पे ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता है। ऑप्शन बाइंग तो डेफिनेटली किया जा सकता है, रादर ऑप्शन सेलिंग भी 1 लाख के अमाउंट के नीचे हो जाएगा इनका। In a lot of contracts, even option selling, option strategies can be done within 1 to 2 lakh capital. So, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे अगर हम यहां पर चलते हैं, हम यहां पर सिल्वर मिनी देखते हैं। अगर मुझे सिल्वर मिनी का एक नेकेड ऑप्शन सेल करना है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1,15,000। That's it. अभी तो हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं। नेकेड अगर हम that's a very high risk thing. Yes, very high risk thing. At the most required margin is there itself. ऑप्शन बाइंग की बात करें तो 27,000 में ऑप्शन बाइंग हो रहा है उसका। Right. यहाँ पर अगर हम सेम स्ट्रेटजी क्रूड ऑयल मिनी में देखते हैं, तो क्रूड ऑयल मिनी में अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कुछ ₹1,000 के अंदर ही आ जाती है सिर्फ और सिर्फ। Exactly. और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं यहाँ पर, तो 17,000 18,000 में ऑप्शन सेलिंग हो जाता है। That's it. ठीक उस तरीके से अगर मैं नेचुरल गैस मिनी पे चलता हूं और यहां पर भी मैं सिर्फ ऑप्शन सेल करता हूं, तो ऑलमोस्ट 15,000 से कम अमाउंट पे आपको ऑप्शन सेल हो जाता है। और मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं, हमारी स्ट्रेटेजी तो ऑप्शन बाइंग पे है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी ऑप्शन बाइंग करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 3,500 के आसपास चाहिए। तो सेम स्ट्रेटेजी, सेम टाइम फ्रेम, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन प्रोडक्ट के ऊपर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करना शुरू होगा। So between under 1 lakh capital, between 1 to 2 lakh capital, a lot of strategies can be played very well in an efficient manner. करेक्ट।
रादर 1 लाख में तो आप 4 स्ट्रेटजीज कर सकते हैं यहाँ पर। राइट, आप मतलब मल्टीपल आप चारों प्रोडक्ट्स आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो MACD की डाइवर्जेंस पे आप गोल्ड मिनी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर मिनी कर सकते हैं, क्रूड ऑयल मिनी कर सकते हैं, नेचुरल गैस मिनी कर सकते हैं। 1 लाख के अंदर चारों कॉन्ट्रैक्ट हो जाए चारों और बहुत पैसा बच भी जाएगा रादर। Yeah. You can even allocate maybe 20-25,000 everywhere. Right. Yeah, it can be done. So high knowledge, very compact session, a powerful session रहा है हिमांशु जी के साथ. Thank you so much हिमांशु जी. It has been a pleasure. Viewers would have learned a lot today. So इन सारी strategies को आप दोबारा देखिए, सीखिए. Click on the like button, click on the subscribe button, and keep watching Commodities by Dhan. Thank you so much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.